हेलो बच्चों, हम लोग अपना जो चैप्टर 1 है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बच्चों ये वर्ड से क्लियर है। फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब दिस इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि इस इवेंट में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इस इवेंट में फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर जो दो गैमेट बना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, उन दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूज कर जाना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं बच्चा? तो आप कहोगे कि सर the fusion of two gametes, the fusion of two gametes during sexual reproduction is called फर्टिलाइजेशन। बच्चों हमने यहाँ पे सीधे लिखा है टू गैमेट्स, हमने यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गैमेट्स हेट्रोगैमेट्स होगा तभी हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टर्म यूज कर सकते हैं। अगर गैमेट्स हेट्रोगैमेट नहीं है, होमोगैमेट्स है, तो वहां पे हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टर्म यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हमने सिंपल कहा कि द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बच्चों इस डेफिनेशन को हम और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जब दो गैमेट फ्यूज करेगा तो उसके फ्यूजन से क्या बनेगा? तो बी क्लियर, जब दो गैमेट फ्यूज करता है तो उसके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? तो हम सिंपल कहेंगे कि सर कि ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड। टू गैमेट जाइगोट इज फॉर्म्ड। जब दो गैमेट फ्यूज करेगा तो उससे क्या बच्चा? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और वो जो जाइगोट होता है ना बच्चा, वो जाइगोट क्या बच्चा? अगले जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो नया यंग वन का फॉर्मेशन होगा वो उसी जाइगोट से होगा, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ये वो सिंपल से यंग वन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो जो अगला जनरेशन है उस जनरेशन का यंग वन का फॉर्मेशन उसी जाइगोट से होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जाइगोट जो है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द टू डिफरेंट जनरेशंस। मतलब जो पेरेंटल जनरेशन है और जो नया जनरेशन आने वाला है, उन दोनों के बीच का एक वाइटल लिंक कौन सा है? तो इट इज द जाइगोट। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन जाइगोट इज वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। तो दो जो सक्सेसिव जनरेशन है उन दोनों जनरेशन के बीच का जो वाइटल लिंक है वो कौन सा बच्चा? तो वो जाइगोट है। तो आप सिंपली कहोगे कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है बच्चों बी क्लियर, जो गैमेट्स होता है
गैमेट्स आर हैप्लॉइड। क्या बच्चा? गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, मतलब गैमेट्स हैव द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट जो जाइगोट होता है वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब जाइगोट डिप्लॉइड होगा, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है और आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। सर, दो गैमेट्स फ्यूज किया है और दोनों के पास n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब दो n सेट वाला क्रोमोसोम है कि नहीं, सेल्स मिलेगा, तो अब वहां पे क्या बताओ, जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में क्या, तो जाइगोट में 12 सेट क्रोमोसोम होना कॉमन सेंस है। ठीक है बच्चा, तो हम बोलेंगे जाइगोट क्या है, तो जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स। और वो हैप्लॉइड सेल्स है क्या, तो गैमेट्स ही तो है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बच्चा, तो जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, है कि नहीं। जाइगोट जो है क्या है बच्चा, तो जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर formed due to fusion of two हैप्लॉइड सेल्स। तो दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से इस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उस हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो पूछेंगे जाइगोट कैसा, तो जाइगोट इज डिप्लॉइड। ठीक बच्चा, चलो आगे चलते हैं। बच्चों यहां पे एक चीज बताने जा रहे हैं आपको, उस कंसेप्ट को अब कभी भूलना मत। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, जो बता रहे हैं बात उसको आप लोग नोट में लिखेंगे। ठीक बच्चों, देखो ध्यान से नोट करके। बच्चा ये जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स n है और ये गैमेट जिस सेल से बनेगा उस सेल का हम जनरल नेम देते हैं मियोसाइट। क्या बच्चा, मियोसाइट कहते हैं। तो इसी मियोसाइट में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। बच्चों मियोसाइट का प्लॉइडी 2n है, अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस होने के बाद ये गैमेट्स क्या बताओ, n हो जाएगा। क्यों, तो मियोसिस एक वैसा सेल डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो मियोसिस एक वैसा सेल डिवीजन है जहां पे जो नया डॉटर सेल बनेगा उस डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से क्या होता है, आधा होता है। एक बच्चा ने डाउट पूछा था कि सर माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या है, तो बी क्लियर, माइटोसिस अगर किसी सेल में होगा तो उससे जो नया सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। बट मियोसिस जिस सेल में होगा वहां पे जो नया सेल बनेगा उस नया सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के तुलना में आधा हो जाता है। डिटेल में ये सब आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, ये मियोसाइट्स है। तो मियोसाइट्स में जब मियोसिस होगा तब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट यहाँ पे क्या बच्चा, n होता है, हैप्लॉइड होता है। इट मीन्स कि अगर मियोसाइट में जितना क्रोमोसोम होगा उसका आधा क्रोमोसोम गैमेट्स में मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स is equal to half the number of chromosome in मियोसाइट। ठीक है बच्चा, हम एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो
जिस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उस सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा? तो आप सिंपल कहेंगे कि सर 1/2 इंटू 46 मतलब कितना? बोलो 23। हैप्लॉइड हुआ? ठीक बच्चा, चलो तो ये भूलना मत कभी भी कि सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट इज इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट? द मियोसाइट इज द सेल्स in which meiosis occur to form gametes। ठीक है बच्चा, तो पूछे मियोसाइट्स क्या होता है? तो मियोसाइट्स आर सेल्स in which meiosis occur to form gametes। बच्चा ये मियोसाइट एक जनरल टर्म है, वैसा मियोसाइट जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। वैसा मियोसाइट जिससे ओवम का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं oocyte। ठीक है बच्चा, चलो बच्चों अब आपके मन में आएगा कि सर मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है सेल्स में और मियोसिस होने से जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ उसमें क्रोमोसोम 23 हो गया। ऐसे ही फीमेल बॉडी में एक बनने में मियोसिस हुआ तो वहां भी क्रोमोसोम कितना हो गया? 23 हो गया। सर तो अगले जनरेशन में जो यंगवन बनेगा उस यंगवन में फिर से 46 क्रोमोसोम कैसे हुआ? तो सर वो क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हुआ बाय द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से जो क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, मियोसिस में घट गया था वो क्या बताओ फिर से क्या होता है? रीस्टोर हो जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर एज दैट ऑफ पेरेंट। आई थिंक क्लियर है पक्का? यही बात हम लिखना चाह रहे थे, बट ये लिखते तो आपके मन में ढेर सारा डाउट्स आता, इसलिए पहले ये बता दिया। अब ये बताने के बाद हम वो बात आराम से लिख सकते हैं। क्या? तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। आई थिंक क्लियर है पक्का? ठीक है बच्चा, तो हम बोलेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या करता है? तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसको भी आप कॉपी में लिख लेंगे जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों एक बात ध्यान देना, ये फर्टिलाइजेशन कहां कहां हो सकता है? तो ये फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर भी हो सकता है या इंडिविजुअल के बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो अगर इंडिविजुअल के बॉडी से बाहर होगा तो कहां होगा? तो हमेशा याद रखना कि सर वाटर में होगा सर, मॉइस्ट कंडीशन में होगा सर। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा बच्चा? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा, तो आप क्या बोलोगे कि द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इन वाटर और इन मॉइस्ट कंडीशन इज कॉल्ड, जो बोल सिंपल से क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा, तो आप बोलेंगे कि द फर्टिलाइजेशन which takes place
outside the body of individual in water or in moist condition is called external fertilization. तो वैसा फर्टिलाइजेशन जो इंडिविजुअल के बॉडी से बाहर होगा वाटर में या मॉइस्ट कंडीशन में, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ कहाँ होता है। ठीक है बच्चा, तो बी क्लियर, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन takes place in प्लांट्स भी एज वेल एज ये एनिमल में भी हो सकता है, एज वेल एज इन एनिमल्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। बच्चों बी क्लियर, प्लांट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में होता है, और वो ग्रुप कौन सा है, तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अलावा और कहीं पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो प्लांट्स में ये कहाँ होगा, तो इन थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। बट बी क्लियर, सारे थैलोफाइटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ऐसा आप नहीं बोलेंगे। कुछ वैसा भी थैलोफाइटा है जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं, कैसा, इंटरनल होता है। ठीक है बच्चा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक बच्चों, एनिमल्स में बी क्लियर, एनिमल्स में डिफरेंट ग्रुप्स है जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। उसमें से जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चा, मछली, पाइसेस। तो पाइसेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और बच्चा जब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम, तो हमने वहां पढ़ाया था आपको कि पाइसेस में दो होता है, कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेजनस फिश एंड ऑस्टिक थाइज मतलब बोनी फिश, जिसमें से कॉन्ड्रिक थाइज में मतलब कार्टिलेजनस फिश में फर्टिलाइजेशन क्या था, तो इंटरनल था। बट बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन क्या था, तो एक्सटर्नल था। ठीक है बच्चा, तो हम यहां बोल रहे हैं पाइसेस मतलब फिशेस। फिशेस में भी कौन सा बच्चा, तो आप कहेंगे बोनी फिश। तो बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है बच्चा, उसके अलावा आप कहेंगे एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो फिशेज में, एम्फीबियंस में, ये सब में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है बच्चा, एक्सटर्नल। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन कि सर अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो वैसे एनिमल्स में या प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशंस है। बच्चों ध्यान दो, अगर किसी प्लांट में या एनिमल में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो वो फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, और वहां पे जो गैमेट्स है, गैमेट्स का आपस में मिलने का प्रोबेबिलिटी
वो डिपेंड वाटर पे करता है। अब बताओ कि अगर मान लो कि मछली है, वो मछली अगर एक एग बनाए और एक स्पर्म बनाए और उस एग और स्पर्म को पानी में रिलीज कर दें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एग उस स्पर्म से फ्यूज ही कर जाए? बहुत कम सर। लेकिन वही मछली अगर मान लो हजारों एग बनाए और हजारों स्पर्म बनाए, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा? तो सर वहां पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होने का प्रोबेबिलिटी पहले से क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों याद रखना कि जहां कहीं भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो एनिमल्स होता है वो क्या बताओ प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है बच्चा। तो जिस किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, जहां कहीं भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ क्या? गैमेट्स, है कि नहीं? तो सिंपल से in order to increase the chances of fertilization, आप कहेंगे in order to increase क्या बच्चा? तो chances of fertilization, in order to increase chances of fertilization, ठीक है? organism will produce large number of gametes। ठीक है। चलो बच्चों सुनो ध्यान से। दूसरा बात कि बच्चों मान लो कि अगर मछली एक स्पर्म और एक ओवम फॉर्म करता, और मान लो अगर वो स्पर्म और ओवम फ्यूज कर भी जाता और जाइगोट बन भी जाता और उस जाइगोट से नया यंगवन बन भी जाता, अब बताओ कि जाइगोट से जो यंगवन का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो सर वाटर में हो रहा है। अब मान लो कि जिस समय वो बेचारा जाइगोट से यंगवन बन रहा था, उसी समय कोई दूसरा एनिमल आए और उसको खा जाए, तो जो बेचारा एक उसका यंगवन बनने वाला था वो भी खत्म। तो ऐसा ना हो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग ढेर सारा जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और ढेर सारा जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए वहां पे ढेर सारा गैमेट्स बनता है। तो बच्चों बी क्लियर कि सिंस यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट फर्दर वाटर में होगा, और वो जाइगोट उस वाटर में जो भी प्रीडेटर है, शिकारी जो उसको खा जाएगा, प्रीडेटर्स, उससे ठीक है अपना नंबर को कंपनसेट करने के लिए, है कि नहीं, उनका नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। और उनका नंबर ज्यादा हो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, दे विल प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ क्या? गैमेट्स, है कि नहीं? तो सिंस further development of zygote occurs in external medium that is in water. So in order to compensate loss
ड्यू टू प्रीडेटर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ gametes are produced which form large number of zygote। तो हमने बड़ा सिंपल सा बात लिखा कि सिंस यहां पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट पानी में हो रहा है और वहां पे जो भी प्रीडेटर से लॉस होगा उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ गैमेट, जिसे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बताओ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या बताओ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चा, तो ये सारा बात था किसके बारे में, अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि व्हाई डू एनिमल्स शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आप ये दो रीजन वहां पे बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों ये सारा बात था किसके बारे में, तो अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो आपका अगला है दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चों वैसा फर्टिलाइजेशन जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि द फर्टिलाइजेशन जो कहाँ होगा, तो जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस inside the body of individual, inside the body of an individual। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होता है इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वैसा फर्टिलाइजेशन जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होगा उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर आखिर में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो फिर वही बात होगा सर, ये जो होगा प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in both plant and animal, है कि नहीं। फर्टिलाइजेशन occurs in both क्या बच्चा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। तो पूछेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। बच्चों प्लांट में किस किस ग्रुप में होगा, तो बच्चों बी क्लियर, कुछ मेंबर थैलोफाइटा का, कुछ मेंबर, ठीक है। फिर ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। मतलब ये बहुत सिंपल से some members of थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा में, उसके बाद टेरिडोफाइटा में, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म में, और उसके बाद एंजियोस्पर्म में। तो इन सब में फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो इंटरनल है। ठीक है बच्चों
जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में किस मेंबर में होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो इसमें एक नाम आप कभी मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज द स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा एक वैसा एल्गी है जहां पे फर्टिलाइजेशन क्या बताओ कैसा है? तो इंटरनल है। और भी नाम है बट इसमें से एग्जाम्पल आप स्पाइरोगाइरा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चा। उसके अलावा ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, इन सब में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। और हमने आपको गैमेट ट्रांसफर में बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि सर ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट वाटर से ही हुआ था। तो वाटर से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट हुआ था, बट फर्टिलाइजेशन वाटर में नहीं होता है, वो इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होगा, ठीक। और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन क्या बताओ? इंटरनल होता है। जिम्नोस्पर्म में भी क्या बताओ? इंटरनल होता है, बट वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट वाटर से नहीं होता है। कैसे होता है? तो वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट पोलन ट्यूब से होता है। किससे बच्चा? तो पोलन ट्यूब से होता है, ठीक है बच्चा। तो ये सारा बात हमने किसका किया? तो प्लांट्स का बात किया, ठीक। बच्चों एनिमल्स में भूलना मत कभी भी, रेप्टाइल्स में, उसके अलावा बर्ड्स में, मैमल्स में और कार्टिलेजिनस फिश में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है? इंटरनल। बच्चों बुक में लिखा है कि फिशेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बी क्लियर। बोनी फिश में एक्सटर्नल और कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल होता है, ठीक है बच्चा। चलो बच्चों जब एनिमल किंगडम हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने लगभग सारे फाइलम में डिस्कस किया था कि कहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली जो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये सारा बात था किसके बारे में? अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चों सुनो ध्यान से, यहाँ पे फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है, इस कारण यहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले से ज्यादा है। इस कारण जो गैमेट्स का नंबर होगा वो गैमेट्स का नंबर किसमें? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब द नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस इन किसमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज लेस एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे जो जाइगोट है वो जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो क्या बताओ उस पे जो प्रेडेटर्स उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कारण क्या बताओ वो जो जाइगोट है वो जाइगोट का डेवलपमेंट क्या है? तो मोर बेटर होता है एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलो तो हम बोलेंगे कि द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इज लेस एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो सिंपल से नंबर ऑफ गैमेट्स produced is less as compared to क्या बोलो? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो तो ये सारा बात हमने क्या किया अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है बच्चों। आगे आओ, अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप लोग नोट में लिखेंगे, ठीक है, नोट करके। बच्चों सुन ध्यान से कि जो एनिमल्स होता है उस एनिमल्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं ओविपेरस और एक को हम बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। तो जो एनिमल्स होता है उस एनिमल्स को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल,
और एक को हम बोलते हैं वीवी पेरस एनिमल। तो ओवी पेरस एनिमल एंड वीवी पेरस एनिमल। तो वैसा एनिमल जो एग ले करता है दैट इज कॉल्ड द ओवी पेरस एनिमल, और वैसा एनिमल जो यंग वन को ले करता है, यंग वन प्रोड्यूस करता है, दे आर कॉल्ड द वीवी पेरस एनिमल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि द एनिमल्स विच प्रोड्यूस या विच ले एग्स, द एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवी पेरस एनिमल। तो वैसा एनिमल जो एग ले करता है उसको हम कहते हैं ओवी पेरस एनिमल, और वैसा एनिमल द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन, बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड वीवी पेरस एनिमल। तो वैसा एनिमल जो यंग वन को बर्थ देता है उसको हम लोग वीवी पेरस एनिमल कहते हैं, और वैसा एनिमल जो एग ले करता है उसको हम लोग ओवी पेरस एनिमल कहते हैं। ठीक है बच्चों वीवी पेरस एनिमल में आपका जो आता है एक नाम, दैट इज द मैमल्स। द मैमल्स आर द वीवी पेरस एनिमल। मैमल्स आर वीवी पेरस एनिमल, मैमल्स। ठीक है बच्चों, एक नाम और हम बता रहे हैं, भूलना मत कभी। ये आपको एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ाए होंगे आप लोग को। ठीक है, बूथस। बूथस स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन, तो जो स्कॉर्पियन होता है वो स्कॉर्पियन भी क्या बताओ वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस, वीवी पेरस, तो बूथस। ठीक है बच्चों, आगे हमने पढ़ाया था आपको कॉन्ट्रिक थाइस, कार्टिलेजनस फिश। वो भी क्या बताओ, तो कार्टिलेजनस फिश भी कैसा होता है, तो वीवी पेरस होता है कि नहीं। कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजनस फिश, ये भी क्या बताओ वीवी पेरस है। ठीक है बच्चा, क्लियर। बच्चों आपको ये फील पक्का हो रहा होगा कि सर इस चैप्टर का बहुत सारा कंटेंट क्लास 11th का है। एकदम सही बोल रहे हो, इस चैप्टर का मैक्सिमम कंटेंट क्लास 11th का ही है। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। 11th में ही जो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सारे किंगडम में जहां जहां रिप्रोडक्शन था उन सबको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया है, और कहीं कहीं पे कुछ नया नया कंटेंट ऐड कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने कह दिया इसमें विविपेरस कौन सा, तो मैमल्स है, बूथस, स्कॉर्पियन और कार्टिलेजनस फिश, दे आर द विविपेरस। ठीक है बच्चों ओविपेरस में अब बोलेंगे सब पाइसेस, मछली है कि नहीं। मछली में कौन सा, तो बोनीफिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, दे आर द बोलो ओविपेरस, है कि नहीं। आप कहेंगे कि सर बोनीफिश, बोनीफिश, फिर आप बोलोगे सर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, फिर आप कहोगे रेप्टाइल्स, और फिर कहोगे एप्स। और थोड़ा भी आपको याद आ रहा होगा तो हमने बताया था आपको कि मैमल्स में एक नाम था, नाम बताओ उसका, और निथोरिंकस, जिसको हम कॉमनली क्या कहते थे, डक बिल्ड प्लैटिपस। क्या कहते थे, डक बिल्ड प्लैटिपस। क्लास 11th का एनिमल किंगडम खोलोगे तो उसमें क्लास मैमेलिया में है कि नहीं, नीचे फिगर बना हुआ है प्लैटिपस का। तो वो प्लैटिपस एक मैमल है
बट प्लेटिपस ओविपेरस है, विविपेरस नहीं होता है। ठीक है, प्लेटिपस। तो प्लेटिपस जो क्या बताओ, तो प्लेटिपस एक मैमल है, बट ये क्या है बाबू, बट ये ओविपेरस है, ओविपेरस। बच्चों आप सबको पता है कि बोनीफिश में, एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। इट मीन्स ये बोनीफिश एम्फीबियंस जो एग ले करेगा वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, वो कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड। वो बॉडी के बाहर आने के बाद स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। मतलब ये बोनीफिश एम्फीबियंस ये क्या बताओ, ले क्या वो अनफर्टिलाइज्ड एग, ये ले करता है क्या बच्चा, अनफर्टिलाइज्ड एग। और रेप्टाइल्स, एप्स, प्लेटिपस ये ले करता है क्या बच्चा, तो ले करता है फर्टिलाइज्ड एग। तो बोलेंगे रेप्टाइल, एप्स, प्लेटिपस ये सब क्या करता है, तो ले करता है क्या बाबू, फर्टिलाइज्ड एग। बच्चों अगर एक फर्टिलाइज्ड है तो इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो जो भी एनिमल ओविपेरस होगा वहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है कि नहीं, इनसाइड द एग। ठीक है बच्चा। और उस एग को बचाने के लिए एडवर्स कंडीशन से ये एनिमल क्या करता है, तो उसके ऊपर में एक कवरिंग फॉर्म कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा खाए हो कभी, तो अंडा में ऊपर में जो कवरिंग होता है, लेयर होता है, वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे हमने आपको पढ़ाया था एक्स के बारे में, क्लिडोइक एक्स, नॉन क्लिडोइक एक्स, याद आया कि वैसा एग जिसके पास कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग था, इट इज कॉल्ड क्लिडोइक एक्स। और जिसके पास नहीं था, इट इज कॉल्ड एक्लिडोइक एक्स या नॉन क्लिडोइक एक्स कहते हैं हमने। ठीक है बच्चा। तो ये सारा बात था अबाउट द ओविपेरस एंड विविपेरस के बारे में। ठीक है, एंड अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये था हमारा क्या बच्चा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बच्चा। चलो जब इतना पढ़ ही लिए हो तो इसमें एक कंसेप्ट और पढ़ लो, आपके बुक में तो नहीं दिया हुआ है बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों ध्यान दो। बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग दो टाइप में और बांट सकते हैं। बांटने का बेसिस क्या है, तो बांटने का बेसिस यह है कि जो स्पर्म और ओवम फ्यूज कर रहा है वो स्पर्म और ओवम सेम इंडिविजुअल से आ रहा है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आ रहा है। ठीक है बच्चा। तो ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्पर्म एंड ओवम। बेसिस यहां पे क्या है कि स्पर्म और ओवम का सोर्स कौन है कि नहीं। बेसिस है, बेसिस हम कह सकते हैं द सोर्स ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का और ओवम का सोर्स क्या है। ठीक है बच्चा। तो एक फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा। और एक फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हम आपसे पूछेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्पर्म एंड ओवम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो वैसा फर्टिलाइजेशन जहां पे स्पर्म और ओवम दोनों सेम इंडिविजुअल से बिलोंग करेगा उसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही हमने कह दिया कि स्पर्म और ओवम दोनों सेम इंडिविजुअल से बिलोंग करेगा, आपके मन में ये बात पक्का आना चाहिए कि सर वो इंडिविजुअल, इसका मतलब बाइसेक्सुअल होगा।
अरे भाई बाइसेक्सुअल में क्या था कि टेस्टिस ओवरी दोनों सेम ऑर्गेनिज्म में मिला था ना। तो अगर किसी इंडिविजुअल में टेस्टिस भी है ओवरी भी है तो वो इंडिविजुअल स्पर्म और ओवम दोनों प्रोड्यूस करेगा और खुद का स्पर्म खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। तो अगर खुद का स्पर्म खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर दे तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बताओ, आप बोलेंगे कि द टू फ्यूजिंग गैमेट्स, ठीक है, बिलोंग्स टू सेम इंडिविजुअल यहाँ पे दोनों फ्यूजिंग गैमेट किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल। अगर डिफाइन करना पड़े आपको व्हाट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर देंगे कि द फर्टिलाइजेशन इन विच द टू फ्यूजिंग गैमेट बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहां पे आप कहेंगे कि द फर्टिलाइजेशन in which the two fusing gametes belongs to different individual is called क्या बच्चा, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वैसा फर्टिलाइजेशन जहां पे जो दो गैमेट्स फ्यूज कर रहा है वो डिफरेंट इंडिविजुअल से बिलोंग करेगा, इट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा। चलो बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमेशा किस केस में होगा, तो हमेशा तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन individual is बाइसेक्सुअल। ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल क्या हो, तो बाइसेक्सुअल हो। तो जब इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल हो तभी ये केस पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमने सिंपल बात कह दिया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इंडिविजुअल इज बाइसेक्सुअल, ठीक है बच्चा। बच्चों क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब कब पॉसिबल है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों केस में पॉसिबल है। पहला केस जब इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब टेस्टिस ओवरी दो डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा, या ऐसे कहो ना कि सेक्स ऑर्गन अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल में है तो वैसे केस में वहां पे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना एकदम श्योर है। बट कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि एनिमल होगा बाइसेक्सुअल, उसके बावजूद भी वहां पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। बहुतों के दिमाग में ये बात घूम रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, अब इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कब, तो पॉसिबल या अकर्स इन बोथ केस, मतलब पहला कौन सा, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, अगर इंडिविजुअल कैसा है, यूनिसेक्सुअल है तब, या दूसरा कौन सा बच्चा, बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, दोनों केस में क्या बताओ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ भी बाइसेक्सुअल, यहाँ भी बाइसेक्सुअल, कैसे, तो ये समझने के लिए आगे देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दो।
बच्चों बाईसेक्सुअल केस में, ठीक है, दो कंडीशन आ सकता है। एक वैसा कंडीशन जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ मैच्योर करें। तो बाईसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में अगर क्या बोलोगे, तो इफ क्या बच्चा, बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम, अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम टाइम पे मैच्योर करेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जिस समय टेस्टिस स्पर्म फॉर्म करना शुरू किया उसी समय से ओवरी भी अगर ओवम फॉर्म करना शुरू करेगा तो उस केस में खुद का स्पर्म खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो याद रखना कि अगर एनिमल बाइसेक्सुअल हो और टेस्टिस ओवरी सेम टाइम पे मैच्योर करता है तो वैसे केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो याद रखना। तब क्या बताओ, तब इस केस में देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर, तब इस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल टेनिया है कि नहीं, तो टेनिया में क्या बताओ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। टेनिया क्या है, तो टेनिया इज द मेंबर ऑफ क्या, प्लैटीहेल्मिन्थिस, फ्लैटवर्म, एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चा, चलो बच्चों अगला केस देखो ध्यान से। अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करता है तो वैसे केस में वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वहां पे क्या बच्चा, तो वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि इफ बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन do not mature at same time, अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करता है तब क्या होगा बताओ, तब वैसे केस में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि देन क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स, तब वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करता है तब वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों एक बात कहीं भूलना मत, क्या, तो सर इसमें दो केस हो सकता है। पहला केस कि सर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर कर जाए और उस समय तक फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर मैच्योर नहीं किया है तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोएंडरी। क्या कहते हैं बच्चा, प्रोटोएंडरी। ठीक है, तो इसमें दो केस होगा। पहला केस क्या, तो इफ द मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स अर्लियर देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। पहला केस क्या, तो इफ मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन।
अगर मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर कर जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले, तब कंडीशन को हम क्या कहते हैं? देन कंडीशन इज कॉल्ड क्या बच्चा? तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटो एंड्री कहते हैं। ठीक है बच्चा, प्रोटो एंड्री। प्रोटो मीन्स पहले, एंड्रा, तो एंड्रा वर्ड जब भी आएगा मेल के लिए आता है, एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है बच्चा। बच्चों ये कंडीशन कहाँ होता है तो भूलना मत, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अर्थवर्म, बच्चों अर्थवर्म एनिमल है बाइसेक्सुअल, बट अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या बच्चा? अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म में टेस्टिस जो होता है वो ओवरी से पहले मैच्योर कर जाता है, मतलब टेस्टिस से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, उस समय तक ओवरी से ओवम बनना शुरू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों इसमें दूसरा जो आएगा कंडीशन, उसको हम कहेंगे कि इफ अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर कर जाए, किससे? मेल सेक्स ऑर्गन से, तो उसको हम क्या कहेंगे बताओ? देन इट इज कॉल्ड क्या बच्चा? तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो पूछेंगे कि प्रोटोएंडरी एंड प्रोटोगाइनी लीड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन? बोल बच्चा। तो आप सिंपल कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखो यार, हमने ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं बताया, ठीक है? 3 वर्ड बोलेंगे और 3 वर्ड में दिमाग में अपने आप सारा बात आ जाएगा। सुन ध्यान से। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है तो उस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक? कब होगा? तो सिंपल बोलेंगे, जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ में जवान हो जाए। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ में जवान हो जाएगा तब वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर मेल सेक्स ऑर्गन जवान पहले हो गया और उस समय तक फीमेल सेक्स ऑर्गन जवान नहीं हुआ है तब वहां पे क्या बताओ? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरा केस, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले जवान हो गया और उस समय तक मेल सेक्स ऑर्गन जवान नहीं हुआ है तो उसमें भी क्या बताओ? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन जवान पहले हो गया तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? प्रोटोएंड्री। और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन जवान पहले हो गया तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। गाइनी वर्ड हमेशा फीमेल के लिए आता है। काम खत्म। ये सब था हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, खत्म हो गया। बच्चों आई थिंक जितना हमने पढ़ाया वो आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। ठीक है बच्चों, डाउट होगा तो डाउट पूछना, डाउट बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्लास से अब एनसीईआरटी भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब भी अपना लेक्चर देखने बैठो अपना किताब खोल के बैठो। ठीक है बच्चों, आज बता दिए हैं कि ताकि अगले दिन से आप किताब लेके बैठो अपने साथ। ठीक बच्चों, सुनो ध्यान से। तो ये था हमारा क्या? फर्टिलाइजेशन इवेंट। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और लेक्चर कल लगेगा और उसमें हमारा क्या बताओ? तो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कल मिलेंगे हम लोग विथ क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और कल इसमें जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि कल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीज, कि ताकि वो सब चीज आप घर से पढ़ के आओ पहले से भी। ठीक है, हम कल पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आइडिया देंगे आपको
आइडिया अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल। उसके बाद बताएंगे आपको एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल प्लांट्स। फिर पढ़ाएंगे आपको मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। इतना बात हम कल करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये खत्म होने के बाद आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एक सीट देंगे, जिस सीट में लगभग 100 क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।